इस वीडियो में हम ऐसे फलनों की चर्चा करेंगे जिनमें दो चरों के बीच का संबंध ना तो पूरी तरह से स्पष्ट होता है और ना ही अस्पष्ट होता है, क्योंकि इससे पहले हम स्पष्ट फलनों और अस्पष्ट फलनों के बारे में जान चुके हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि दो चरों के बीच ना तो पूरी तरह से संबंध स्पष्ट होता है और ना अस्पष्ट होता है। तो होता क्या है, इसमें होता ये है कि अगर कोई दो चर x और y हैं, वो आपस में रिलेट नहीं होते हैं या आपस में संबंधित नहीं होते हैं, डायरेक्टली आपस में संबंध नहीं होते हैं। ये किसी तीसरे राशि t मान लीजिए या तीसरे किसी चर t से रिलेटेड होते हैं, यानी ये इससे रिलेट करता है और ये इससे रिलेट करता है। जैसे इसका कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। x इज इक्वल टू मान लीजिए कि t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 3t है ना, y इज इक्वल टू 3t। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि x और y डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है या एक दूसरे को रिलेट नहीं करते हैं, बल्कि ये किसी तीसरे चर t से संबंधित होते हैं। तो इन दो चरों के बीच का स्पष्ट संबंध नहीं है और ना ही इनके बीच का संबंध अस्पष्ट है। अस्पष्ट इसलिए क्योंकि हमें दिख रहा है, अस्पष्ट इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि हम यदि चाहें तो x और y को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं t को आधार बनाकर। तो यहाँ जो ये तीसरा चर होता है, इन दो चरों के अतिरिक्त जो तीसरा चर होता है, इस चर को कहते हैं प्राचल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरामीटर। और इस तरह के फलनों के संबंध को कहते हैं प्राचलिक रूप। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फलनों के ये प्राचलिक रूप हैं और इन्हीं प्राचलिक रूपों का हमें अवकलज प्राप्त करना है, यानी डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है। तो यही एक एग्जांपल क्यों ना ले लें, इसी का डेरिवेटिव क्यों ना फाइंड आउट कर लें। डेरिवेटिव फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ dy/dx फाइंड आउट करना है, जबकि x का y से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले हम पहला संबंध ले लेंगे और x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और इस संबंध से हम x का अवकलन फाइंड आउट करेंगे t के सापेक्ष। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2t, क्योंकि यहाँ हम लिखेंगे d/dt ऑफ t स्क्वायर। अब चूँकि चर सेम है तो घातांक वो डिफरेंशियल के नियम के अनुसार 2t इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डेरिवेटिव 2t होगा। अभी y को भी ले लेते हैं, या दूसरे संबंध को भी ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 3t, और यहाँ भी लिखते हैं dy/dt। यहाँ y का अवकलन कर रहे हैं t के सापेक्ष, तो अवकलन करने पर हमें 3 प्राप्त होगा, क्योंकि 3t का अवकलन 3 होगा t के सापेक्ष। अब हमें क्या करना है, लिखना है dy/dt बाई dx/dt। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष ज्ञात करने के लिए हमें इस अवकलन का भाग इस अवकलन से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें dy/dt बाई dx/dt कर लेंगे यहाँ, जिसकी वजह से इनके राइट हैंड साइडों का भी डिवाइड हो जाएगा। तो dy/dt का वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 बाई dx/dt का वैल्यू है 2t, तो यहाँ लिख देंगे 2t। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, यहाँ होगा dy/dx इज इक्वल टू 3/2t। तो यहाँ हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें प्रोसेस क्या करना है, आपको इन दोनों ही संबंधों के अलग अलग इस तीसरे चर के सापेक्ष अवकलन प्राप्त करना है, और अवकलन फाइंड आउट कर लेने के बाद से दूसरे वाले यानी कि y वाले पद के अवकलन का डिवाइड कर देना x वाले पद के अवकलन से। ठीक है, और इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा इस चर का अवकलन इस चर के सापेक्ष, यानी दूसरे चर का अवकलन पहले चर के सापेक्ष, और t को हम तीसरा चर मान रहे हैं जिसको पैरामीटर बोलते हैं या प्राचल बोलते हैं। तो ये हुआ परिचय। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ साधारण क्वेश्चन या कुछ सरल क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चंस और कुछ कॉम्प्लेक्स या जटिल क्वेश्चंस लेंगे और उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हमारे पास दो संबंध है, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। यहाँ जो तीसरी राशि है वो थीटा है, या तीसरा चर राशि थीटा है, पहला और दूसरा x और y है। तो प्राचल या पैरामीटर हम थीटा को मानेंगे, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको कि पहले संबंध का अवकलन हम प्राप्त करेंगे फिर तीसरे चर के सापेक्ष, पैरामीटर के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। यहाँ लेंगे तो लेट x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos
टू थीटा। दोनों पक्षों का अवकलन ले लेंगे थीटा के सापेक्ष, डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ लिखेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। अब यहाँ दोनों ही पदों का अवकलन कर लेते हैं, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस टू थीटा इज इक्वल टू थीटा के सापेक्ष कॉस थीटा का अवकलन करने पर माइनस साइन थीटा प्राप्त होता है। ये आप पहले से जानते होंगे, यहाँ एक्स होता है, यहाँ एक्स होता तो यहाँ साइन एक्स लिखते, ऐसे यहाँ थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे। अभी यहाँ कॉस थीटा का तो हम फाइंड आउट हमने कर लिया, लेकिन यहाँ कॉस टू थीटा है तो इसको थीटा मान लेंगे कुछ देर के लिए, ठीक है। और कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा थीटा के सापेक्ष साइन थीटा, क्योंकि थीटा को टू थीटा मान रहे हैं तो यहाँ टू थीटा ही लिखेंगे, और यहाँ माइनस लिखते हैं क्योंकि माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन एक बार और हमें अवकलन करना होगा चेन रूल से, चेन रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमने थीटा माना था, थीटा था ये नहीं, इसलिए एक बार और अवकलन करना होगा थीटा के सापेक्ष टू थीटा का। और इस तरह से हमें प्राप्त होगा यहाँ साइन माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ साइन टू थीटा और टू थीटा का जो डिफरेंशियल होगा वो टू होगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल वन होता है, तो टू वन ज़ा टू, तो यहाँ टू लिख देंगे और यहाँ साइन टू थीटा लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका डिफरेंशियल टू हुआ, यहाँ टू लिख दिया हमने, साइन टू थीटा है तो साइन टू थीटा लिखा। अभी धनात्मक पद को पहले लिख लेते हैं और ऋणात्मक पद को बाद में लिख लेते हैं, तो होगा यहाँ टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स। अब y इज इक्वल टू, चूँकि इतना दिया हुआ है, यहाँ आप गिवन लिख लेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो गिवन फंक्शंस या गिवन रिलेशन आप लिख लेंगे, उसके बाद ही ये लेंगे। तो यहाँ नाउ हमने y का अवकलन किया थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा। यहाँ करेंगे अगर अवकलन इनका दोनों ही पदों का, तो यहाँ होगा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा। साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कॉस थीटा होता है। अभी यहाँ थीटा के सापेक्ष करना है और यहाँ चर है टू थीटा, तो टू थीटा को थीटा थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, और साइन थीटा का अवकलन हम लिख लेंगे यहाँ कॉस थीटा। थीटा को टू थीटा माना था, टू थीटा यहाँ लिख देंगे, और एक बार और इसका अवकलन कर लेंगे थीटा के सापेक्ष टू थीटा का, तो यहाँ होगा कॉस थीटा माइनस इसका डेरिवेटिव होगा टू, क्योंकि टू थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो टू होगा, तो यहाँ टू लिख देंगे कॉस टू थीटा। अभी हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया हुआ है y का थीटा के सापेक्ष। अब लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। आप ये जानते हैं कि डी वाई वो क्या कहते हैं, हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशियल, यानी कि y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो हमें y को न्यूमरेटर में रखना होगा और x को डिनोमिनेटर में रखना होगा, तभी ऐसा संभव है। जब हमने इसको अंश में रखा है तो इसके वैल्यू को भी अंश में रखेंगे या न्यूमरेटर में रखेंगे, कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा होल वाई। जब हमने इसको डिनोमिनेटर में रखा है तो इसके वैल्यू को भी कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ लिख देंगे टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, और आगे इसमें तो कोई चेंजिंग कर नहीं सकते हैं, चाहें तो हल्की फुल्की चेंजिंग हो सकती है, लेकिन उस चेंजिंग से कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम जैसे है वैसे ही लिख देंगे। अब थोड़ी चेंजिंग का मतलब ये कि अगर हम चाहें तो इसको हम कॉस टू थीटा को हम चेंज कर सकते हैं थीटा में, लेकिन फिर दो पदों में होगा, तो एक पद ये और दो पद ये, तो तीन पद हो जाएंगे। तो हल का मतलब तो होता है छोटा करना, और यहाँ जैसे ही ऐसा एक्सपेंशन करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यही छोड़ देंगे, और यही डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का वैल्यू होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस, जो कि एक साधारण सा प्रश्न है या सिंपल क्वेश्चंस के अंडर में आता है ये। अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों को लेंगे जो इनसे थोड़े से जटिल हों, ताकि उनका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आप सीख जाएं। प्रोसेस सेम होगा, जैसे प्रोसेस यहाँ लागू किया गया है, जैसे हमने फॉलो किया जो प्रोसेस, वही प्रोसेस उन जटिल प्रश्नों में भी फॉलो होगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये अभी यहाँ गिवन रिलेशन, दो रिलेशन दिए गए हैं, दो तरह के संबंध। x इज इक्वल टू साइन क्यू टी बाई रूट कॉस टू टी एंड y इज इक्वल टू
cos पावर 3t बाई रूट cos 2t और फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो ये t पर डिपेंड है और ये भी t पर डिपेंड है और फाइंड आउट हमें करना है dy बाई dx। तो इसका अलग ही अवकलन, t के सापेक्ष इसका अलग ही अवकलन, और फिर अगला प्रोसेस होगा इसके अवकलन से इसके अवकलन का भाग दे देंगे जिससे dy बाई dx फाइंड आउट हो जाएगा। यही प्रोसेस होता है। तो इसके लिए लिखेंगे dx बाई dt, t के सापेक्ष प्राचल के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि तीसरे चर के सापेक्ष, जिसको प्राचल या पैरामीटर बोलते हैं, तो उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ लिखेंगे dx बाई dt। dx बाई dt करते तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक अंश में फलन है और एक हर में फलन है और दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम अंश और हर वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हर वाला फलन या डेनोमिनेटर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन माइनस न्यूमरेटर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन होल बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। ठीक है, हर गुणे अंश का अवकलन ऋण अंश गुणे हर का अवकलन और पूरे का बटा हर का होल स्क्वायर, मतलब हर का घात 2। अवकलन करते हैं। रूट cos 2x है, सॉरी cos 2t है, यहाँ x मिस्टेक से हो गया है। अभी इसका अवकलन करें तो इसका अवकलन हम पहले कर चुके हैं। d बाई डी टी ऑफ साइन पावर t, साइन पावर 3t, तो पावर 3 को होल पावर 3 लिख देंगे और इसको x मान लेंगे। x मान करके और इसका अवकलन करेंगे तो 3 साइन पावर 2t हो जाएगा, एक घात घट जाएगा, लेकिन x तो था नहीं, तो एक बार और डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा t के सापेक्ष। तो साइन t का डेरिवेटिव होता है cos t, तो यहाँ लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी। तो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यू टी विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी माइनस साइन क्यू टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस 2t विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने के लिए फिर हम वही करते हैं डी बाई डी टी ऑफ रूट कॉस 2t। इस फलन को हमें चेंज करना पड़ेगा, इस पूरे वैल्यू को हम t के बराबर मान लेंगे। t के रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं, t के बराबर मान लेंगे। और हम जानते हैं रूट t का अगर डिफरेंशियल फाइंड आउट करना हो तो रूट t का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट t। अब चूंकि t का वैल्यू cos 2t के बराबर है तो यहाँ cos 2t रख लेंगे, लेकिन ये हमने माना था t तो था नहीं, ये cos 2t है। तो एक बार और इसका डिफरेंशियल करेंगे cos 2t। तो cos 2t का डिफरेंशियल नहीं कर सकते, हम cos t का डिफरेंशियल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से यहाँ t मानना पड़ेगा, एक और फलन है इसके अंदर। तो cos t मान के करेंगे तो होता है माइनस साइन t, क्योंकि t का मान 2t के बराबर तो 2t लिखना पड़ेगा। अब एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2t को t के सापेक्ष एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ कहने का मतलब 3 बार डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर इसको 3 फलनों के अंदर जोड़ा गया था, या यूँ कह लीजिए कि एक कंपोजिट फंक्शन है जिसकी चर्चा हम अलग एक टॉपिक कंपोजिट फंक्शन है, डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उसको आप एक वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो उसके अंतर्गत मैंने इसको ठीक से समझाया हुआ है। यहाँ हमें पहले ये क्वेश्चन पे टारगेट करना है, इसलिए हम शॉर्ट में इसको सोच रहे हैं कि आपको बता दें ताकि ज़्यादा समय ना लगे। अभी बचता है माइनस साइन 2t होल बाई रूट कॉस 2t। तो ये डेरिवेटिव इसके जगह पे यहाँ रख लेंगे ताकि कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी ना हो। माइनस साइन 2t होल बाई रूट कॉस 2t और होल बाई, अभी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, होल बाई यहाँ कॉस 2t रख लेंगे। अभी इसके डिनोमिनेटर का, ये दूसरे वाले टर्म के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हम फर्स्ट वाले टर्म से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 3 + 2/5 हो तो इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं ना, ताकि 15 + 2 होल बाई 5 हो जाए, पूरे का बटा हो जाए। वैसे ही हम यहाँ भी कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये देख रहे हैं रूट कॉस 2t और यहाँ भी रूट कॉस 2t, रूट कॉस 2t बन जाएगा cos 2t, है ना। और यहाँ इस कोएफिशिएंट को हम शुरू में रख लेंगे 3 × साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t माइनस, अभी इनको ज्यों करते हो माइनस माइनस अभी यहाँ प्लस हो जाएगा और 3t और इंटू साइन 2t होल बाई
कॉस रूट कॉस 2t होगा और इसके बटे में कॉस 2t है, तो इन हर का और इन हर से गुणा हो जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। थोड़ा और हम इसको रिड्यूस कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज करके, ताकि आगे जब हम dy/dx फाइंड आउट करें तो वहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो इसको और भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ साइन स्क्वायर t साइन पावर t कॉमन हो रहा है, तो ये कॉमन कर लेंगे साइन स्क्वायर t। अब यदि हम इसको रिड्यूस करें तो साइन 2t इज इक्वल टू होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी, मतलब साइन 2t इज इक्वल टू 2 साइन t इंटू कॉस टी। तो जैसे ही हम यहाँ cos t कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, यानी कि इस पद को रिड्यूस करके इतना या एक्सपेंशन करके इतना लिखेंगे तो cos t कॉमन हो जाएगा। यहाँ आप cos t लिख सकते हैं। अभी इस टर्म में फर्स्ट टर्म में बच गया क्या है 3 cos 2t, तो 3 cos 2t को भी हम क्या करेंगे एक्सपेंशन कर लेंगे। cos 2t के दो फॉर्मूले होते हैं, यहाँ अंदर cos 2t बच रहा है तो इसको भी, और 3 भी बच रहा है तो इसको एक्सपेंस कर देंगे। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। तो हम ये वाला चुनेंगे। क्यों ऐसा क्यों चुनेंगे? क्योंकि यहाँ एक साइन बचा हुआ है और यहाँ भी एक साइन बचा हुआ है। cos t कॉमन लेने के बाद साइन बचा हुआ है, और यहाँ साइन स्क्वायर t में साइन क्यू टी में से साइन स्क्वायर t लेने के बाद एक साइन बचा हुआ है यहाँ, तो साइन और 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हम ये वाला चुनेंगे ताकि ये पद कैंसिल हो जाए एक दूसरे से। तो इस तरह से हम यहाँ इसको चुन रहे हैं ये वाला फार्मूला, और 3 से इस वाले फार्मूले में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी। अभी यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ एक साइन बचा हुआ है स्क्वायर क्योंकि कॉमन कर लिया गया है, और यहाँ इसको भी एक्सपेंस किया गया है जिसमें जो है साइन 2t में से एक कॉस लिया गया है, एक साइन और 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पूरा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर t। तो कुछ ये हल्का हो जाएगा इससे ही कैंसिल होकर के, इसलिए हमने ऐसा चुना बाई cos 2t इंटू रूट cos 2t। इसको चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आगे जो दूसरा सॉल्व करेंगे उसमें भी डिनोमिनेटर में यही है, तो सेम कंडीशन वहाँ भी ऐसे ही आएगा, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यानी आगे तक भी सोचते हैं मैथ में, ये नहीं कि बस जहाँ सॉल्व कर रहे हैं वहीं तक सोचना है, किसको कितना रिड्यूस करके रखना है, किसको किस में कन्वर्ट करना है, ये जब तक आगे हम नहीं देखेंगे तब तक पीछे हम जो भी यहाँ कर रहे हैं उसका मतलब समझ नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी होल बाई cos 2t इंटू रूट cos 2t। यदि हम चाहें तो एक साइन इसमें से निकाल के यहाँ गुणा करके और एक फार्मूला भी बना सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे, अभी रहने देंगे। आगे पहले इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ऐसा करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में आपको जितना ट्रिग्नोमेट्री आता है वो सारा ट्रिग्नोमेट्री झोंक देना पड़ेगा। अब यहाँ लिखेंगे dy/dt, टी के सापेक्ष फिर औकलन करेंगे तो फिर वही हर अंश, जैसा कि हमने फर्स्ट रिलेशन में किया, सेकंड रिलेशन में भी हम वही करेंगे। यहाँ हर गुणे अंश का औकलन cos पावर 3t माइनस अंश का फलन गुणे हर के फलन का औकलन, और होल बाई हर के फलन का स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे। अगले वक्त केवल अगले स्टेप में हम केवल cos 2t रखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ तो इसको जैसे का तैसे रख लेना है रूट cos 2t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x पावर 3 मान के करेंगे, या t पावर सॉरी यहाँ t है तो t पावर 3 मान के करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t। ठीक है, एक बार और औकलन करेंगे cos t को लेकर के, तो cos t का औकलन करेंगे तो माइनस साइन t होगा। ठीक है, यानी 2 बार औकलन करना पड़ेगा हमें। आगे बढ़ते हैं, cos पावर 3t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट cos 2t होगा, क्योंकि इसको रूट t मान लेते हैं, और रूट t मान करके यहाँ गलती से x हो गया है, रूट t मान लेते हैं इसको पूरे को, और t के सापेक्ष औकलन करेंगे तो 1/2 रूट t, जो कि t का वैल्यू इतना हमने माना है। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो cos 2t का माना माइनस साइन 2t हो जाएगा, माइनस साइन 2t, और साथ ही में 2t का जब औकलन करेंगे एक बार और, जैसा कि हमने पिछले वाले स्टेप में किया था, तो 2t का 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, होल बाई हमें लिखना है cos 2t। अभी
अभी इस डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इस फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका संगत है, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2t होगा, क्योंकि रूट cos 2t इंटू रूट cos 2t cos 2t आ जाएगा। और यहाँ बाकी पदों को हम पहले लिख लेते हैं, तो इसको मिटा के बाद में लिख लेते हैं, इनको पहले लिख लेते हैं। माइनस है, यहाँ 3 है, तो -3 cos स्क्वायर t sin t और रूट cos 2t से 2t का मल्टीप्लाई किया तो cos 2t हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया माइनस और माइनस, यहाँ 2 जगह माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो ही चुका है पहले से, तो यहाँ केवल है cos पावर 3t और इंटू sin 2t होल बाई cos 2t। इसके डिनोमिनेटर का इसके डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कि होल बाई रूट cos 2t हुआ है तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ cos 2t। जैसा कि हमने पहले भविष्यवाणी किया था कि ये और ये दोनों ही इक्वल आएंगे, पहले ही मैंने कहा था, तो इस तरह से इसका इससे गुणा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसको रिड्यूस करेंगे, जैसे हमने इसको रिड्यूस किया था वैसे ही इसको भी रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करते हैं, दोनों में से ही पहले पॉजिटिव टर्म को पहले रख लेते हैं और नेगेटिव टर्म को बाद में रख लेते हैं। और दोनों में से आप ये देख रहे होंगे cos स्क्वायर t और cos पावर 3, तो cos स्क्वायर t कॉमन कर सकते हैं। sin 2t है, sin 2t को जब एक्सपेंशन करेंगे तो 2 sin t इंटू cos t होगा, यानी इसमें sin भी है और cos भी है। तो चूँकि यहाँ sin है, यहाँ भी sin है, sin से sin को कॉमन कर लेंगे, sin t कॉमन हो जाएगा। यहाँ अभी भी क्या बचा है, 2 cos t बचा है, क्योंकि इसको हमने एक्सपेंस किया हुआ है sin 2t को 2 sin t इंटू cos t में, जिसमें से हमने ये कॉमन ले लिया हुआ है, ये अभी भी हमारा सेव है यहाँ पे। तो अगला कोई टर्म तो है नहीं कॉमन लेने के लिए, तो इसलिए इस पद को पहले लिखना है। तो इस पद में आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ एक साइन, यहाँ एक cos बचा हुआ है और यहाँ एक cos पावर 3 है, cos पावर 2 कॉमन ले लिया गया है तो cos पावर 1 बचा है, यानी एक cos यहाँ बचा है, एक cos इसमें से बच गया है, cos स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि हम चाहें तो उसको फिर से रिड्यूस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, पहले लिख ही लेते हैं,2 cos पावर 2t 2 cos पावर 2t, और यहाँ माइनस है तो माइनस वाले पद को हम यहाँ कॉमन लिया गया, तो इसलिए यहाँ cos तो बचेगा नहीं, साइन भी कॉमन ले लिया गया है, केवल क्या बचेगा, cos 2t बचेगा, और 3 तो वैसे ही बचा हुआ है। अभी थोड़ा इसको और रिड्यूस करना होगा बाई cos 2t और रूट cos 2t। यहाँ cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू, अभी यहाँ चेंज कर लेते हैं, cos 2t को चेंज कर लेते हैं। मैंने पिछली बार ये फार्मूला लिया था, अब की बार ये फार्मूला लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो संगत मान है cos स्क्वायर में है, इसीलिए उसको cos स्क्वायर वाले फार्मूले में तोड़ेंगे। तो यहाँ तोड़ लेते हैं, 2 cos पावर 2t माइनस 3 इंटू cos 2t का मान होगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 cos स्क्वायर t, और चूँकि माइनस है बाहर तो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस होगा और 3 × 3 होगा। तो ये पूरा सॉल्यूशन हुआ इसका। अभी यहाँ हम कर लेते हैं cos 2t रूट cos 2t, आगे लिख लेते हैं cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस होगा, यहाँ पहले 3 को पहले लिख देंगे पॉजिटिव टर्म को, नेगेटिव टर्म को -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 होगा, तो -4 cos स्क्वायर t लिख लेंगे, और होल बाई cos 2t इंटू रूट cos 2t। तो ये डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल हुआ y का विद रिस्पेक्ट टू t, इतना डिफरेंशियल हुआ। अब लिखेंगे नाउ dy बाई dt बाई dx बाई dt, ऐसा लिख लेंगे। dy बाई dt का वैल्यू हम देख रहे हैं cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू 3 माइनस 4 इंटू cos स्क्वायर t बाई, अब ये बाई हम यहाँ लिख लेते हैं बाई करके उसके टर्म को, cos 2t इंटू रूट cos 2t, ऐसा लिख लेते हैं। और dx बाई dt का वैल्यू हम इस बटे के नीचे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर t इंटू cos t इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t बाई cos 2t रूट cos 2t। अभी आप देख रहे होंगे कि ये और ये पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल होंगे एक दूसरे से। और आगे अभी यहाँ देख लेते हैं क्या कैंसिल हो सकता है, cos पावर 2t और यहाँ cos t है, यहाँ 2 टाइम cos है और यहाँ 1 टाइम है, तो 1 टाइम से 2 टाइम कैंसिल होगा तो 1 टाइम बच जाएगा। यहाँ साइन 1 टाइम है और यहाँ साइन 2 टाइम है, यानी कि ऊपर एक cos बचेगा, नीचे एक क्या बचेगा, साइन बचेगा। तो हम लिख सकते हैं ऊपर
cos t और नीचे डिनोमिनेटर में sin t, और इनटू में यहाँ पहले से है 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t बाई यहाँ इनटू में नीचे है 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t। अभी cos से यहाँ गुणा कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ कहा था कि हम चाहें तो यहाँ साइन से एक साइन को लेके गुणा भी कर लेंगे, है ना, लेकिन वहाँ मैं गुणा कर देता तो फिर क्यों किया, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। पहले ही आपसे बताया था कि यहाँ अगर साइन लेकर के हम इसको दोनों ही पदों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये एक फॉर्मूले पर वेस्ट हो जाएगा और ये इसका वैल्यू sin 3t हो जाएगा। लेकिन वहाँ थोड़ा सा निरर्थक लगा मुझे कि भाई इसमें से केवल साइन क्यों निकालेंगे। यहाँ आपको अब वो चीज़ समझ में आ रहा होगा कि साइन या कॉस क्यों करेंगे। यहाँ साइन वैसे बच भी गया है, जो हम निकालना चाहते थे वो यहाँ बच गया है। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं इसका, इससे 3 cos t होगा माइनस 4 cos qt होगा होल बाई यहाँ 3 sin t होगा और माइनस 4 sin स्क्वायर sin qt होगा। तो हम ये जानते हैं कि ये sin 3a के बराबर होता है, लेकिन इसमें ये पद पहले होना चाहिए, ये पद बाद में होना चाहिए। तो इसके लिए हम कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस 4 cos qt पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव, जिसकी वजह से यहाँ लिख सकते हैं हम cos 3t और बाई इसको तो लिख ही सकते हैं sin 3t। तो cos 3t बाई sin 3t हो जाएगा cot 3t। तो आप ये देख रहे होंगे कि इतना बड़ा होने के बाद ये छोटा हुआ तो यूँ छोटा हुआ जैसे कि ये एक मक्खी या सुई हो, एक बड़े हाथी के बाद ये एक मक्खी या सुई के बराबर हो गया। तो एक चींटी के बराबर हमारा आंसर प्राप्त हुआ और हम ये यहाँ देख रहे हैं कि dy बाई लिख सकते हैं या dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस cot 3t। तो देखिए जटिलता कुछ नहीं होता। पीछे अगर हम कुछ छोड़ के आए हैं, कोई भी ऐसा चैप्टर या कोई भी ऐसा तथ्य छोड़ के आए हैं जो आगे इंपॉर्टेंट है और पीछे जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आगे के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। तो 11th में हमने देखा कि किस तरह से हम साइन कॉस इन सब के फंक्शंस को हम कैसे एक दूसरे से रिलेट करते थे या चेंज करते थे, इंटरचेंज करते थे। उसका अनुप्रयोग यहाँ आपने देखा कि खूब इस क्वेश्चन में हुआ और मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको ठीक ढंग से समझ में आया होगा।